हमने पहले भी बात की थी कि जीडीपी की गणना कैसे होती है। जीडीपी का मतलब है वस्तुओं का निर्माण, और वस्तुओं के बाजार भाव से उसको मल्टीप्लाई करके हम उसकी वैल्यू को निकालते थे। तो वो वैल्यू परिभाषित किसने की, ये वस्तु कितनी वैल्यू है, ये मनी तय करती है। तो दोस्तों ये मनी क्या होती है? ये मनी के 4 कैरेक्टर्स हैं, 4 फीचर्स। किसी भी चीज़ में अगर ये 4 बातें हैं तो वो मनी है। पहली, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरी, यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी एक कॉमन यार्डस्टिक है जो विभिन्न चीज़ों के वैल्यू को तय करती है, और हर वस्तु को इस प्राइस या इस वैल्यू के अनुसार हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो मनी एक यूनिट ऑफ अकाउंट है। दूसरा, मनी जो है ये स्टोर ऑफ वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू को उसमें स्टोर किया जा सकता है, और इस स्टोर को एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित भी किया जा सकता है। अगर मनी में स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होगी, अगर उसमें वैल्यू निहित नहीं होगी, अगर वो वैल्यू की रक्षा नहीं कर सकती, तो वो वैल्यू नहीं रहेगी। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ। कि जब भी किसी चीज़ की कीमत कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर पैसा बाजार में सब कुछ खरीद सकता है तो क्यों ना बहुत सारा पैसा बना दिया जाए, और जब आप बहुत सारा पैसा बनाएंगे तो ढेर सारी वस्तुएं आप बाजार से खरीद सकेंगे। ऐसे ही ख्याल आज से 300, 400, 500 साल पहले एक व्यक्ति को आया था, और वो हिंदुस्तान के सुल्तान थे। उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए, लोगों को ज़्यादा पैसा देने के लिए सोने के सिक्के बंद करके, चांदी के सिक्के बंद करके चमड़े के सिक्के बनवाए। अब चमड़ा तो सर्व जगह उपलब्ध है, सर्वव्यापी है। आवाम ने क्या किया, दुनिया में हर व्यक्ति ने क्या किया, वो चमड़े के सिक्के स्वयं ही बना दिए, और चमड़े के सिक्के तो बढ़ गए, उत्पादन नहीं बढ़ा, उनकी वैल्यू एकदम कम हो गई, और वो स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं रख पाए, और चमड़े के सिक्कों को बंद करके मोहम्मद बिन तुगलक को पुनः चांदी या सोने के सिक्के बनाने पड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ मनी तभी बन सकती है जब वो वैल्यू को स्टोर करके रखती है। चौथी चीज़ जो वैल्यू के अंदर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि वो लिक्विड होती है, कभी भी बदली जा सकती है। अब ये जो मनी है इसके वेरियस फॉर्म्स होते हैं। जैसा जैसा अभी हमने बात की, आज से कई सौ साल पहले ये कमोडिटी मनी हुआ करती थी, सोना मनी के रूप में हुआ करता था, चांदी मनी के रूप में हुआ करती थी। फिर ये पेपर मनी बनी। पेपर मनी कैसे बनी, आइए जरा हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जहाँ से हम एक दूसरी बात समझेंगे जिसको क्रेडिट कहते हैं। 1600 सदी में क्या हुआ, 1500-1600 सदी में क्या हुआ, यूरोप में थोड़ी प्रगति हुई, और पूरा यूरोप दुनिया भर के अंदर कॉलोनाइजेशन करने गया, साम्राज्यवाद किया। उसने अफ्रीका को गुलाम बनाया, हिंदुस्तान को गुलाम बनाया, लैटिन अमेरिका को गुलाम बनाया, और विभिन्न देशों को जब उन्होंने गुलाम बनाया तो वहाँ से ढेर सारा सोना, चांदी और महंगे जवाहरात वो उस देश से अपने देश में लेके गए। जब वो लेके गए तो उनको इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में गोल्ड स्मिथ के पास, एक सुनार के पास, जिसके पास गोल्ड बैंक थे, वहाँ पर जमा करा दिया, और पुनः वापस हिंदुस्तान आ गए, पुनः वापस अफ्रीका आ गए और कमाने के लिए। तो जितने भी लोगों के पास सोना होता था वो गोल्ड बैंक में रखते थे। जो गोल्ड बैंक का मालिक होता था वो ये देखता था कि जो सोना जमा कराने आता है वो कभी वापस सोना लेने नहीं आता है, उल्टा हमेशा जमा ही कराता है। और जब भी वो सोना जमा कराता था तो वो गोल्ड बैंक वाला हर व्यक्ति को एक कागज का टुकड़ा देता था, और उस कागज के टुकड़े पर लिखता था IOU। अगर किसी ने 10 ऑन्स सोना रखा है तो वो लिखता था IOU 10 ऑन्स ऑफ गोल्ड, IOU। इस तरह से IOU की शुरुआत हुई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोप के अंदर जिन लोगों को गोल्ड स्मिथ ने, गोल्ड बैंक ने ये IOU नाम का एक पेपर दिया जिसपे लिखा हुआ था IOU 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, वो अगर किसी व्यक्ति ने कोई सामान दुनिया से खरीदा, बाजार से खरीदा, तो उसकी पेमेंट इस IOU से करने लगा, और इस तरह से पेपर करेंसी का इजाद हुआ। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। IOU एक कागज है जो ये लिखता है कि मेरे पास आपका 10 ग्राम सोना है, एक कागज है जिस पे लिखा हुआ है। अब व्यक्ति उस कागज को समाज में बदलने लगा। जिसके पास भी IOU लिखा हुआ एक कागज होता था, वो अगर उसको किसी चीज़ को खरीदना होता था तो अगले व्यक्ति को ये दे देता था कि भैया तुम उससे जाके सोना ले लेना। और इस तरह से पेपर करेंसी का शुरुआत हुई। और इस पेपर करेंसी में खास बात क्या थी कि ये इस दम पर थी कि इसके पीछे सोना है, तो इसको हम बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। तो पहली बार दुनिया में जो करेंसी आई वो थी गोल्ड स्टैंडर्ड, और गोल्ड ने इसको ताकत प्रदान की।
एक और कहानी आप मुझे यहाँ पर याद आती है जो मुझे जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि डॉलर पूरी दुनिया में सर्वव्यापी करेंसी कैसे बनी। 1945 के अंदर अमेरिका ने एक ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत दुनिया से ये वादा किया कि जिसके पास भी डॉलर्स होंगे उसके बदले में सोना को परिवर्तित किया जाएगा। तो दुनिया में जिसके पास भी डॉलर्स होते थे वो इस बात पे यकीन करता था कि उसके पास सोना है और इसलिए डॉलर में व्यापार होने लगा। पर 1971 में अमेरिका ने ये व्यवस्था ख़त्म कर दी, लेकिन अब तक दुनिया की आदत हो गई थी डॉलर को इस्तेमाल करने की। अब डॉलर सोने में परिवर्तित नहीं होता है। जब भी एक करेंसी जिसके पीछे सोना नहीं है, जब भी कोई करेंसी जिसकी स्वयं की वैल्यू नहीं है, उसको वैल्यू प्रदान की जाती है राजा के अनुसार या सरकार के अनुसार, उसको फिएट करेंसी बोलते हैं। तो दुनिया में फिएट करेंसी आई पिछले 70 सालों में। ये फिएट करेंसी महंगाई लाई। तीसरी चीज़ चेकेबल डिपॉजिट्स, बैंक जो आपको चेक देता है, याद कीजिए गोल्ड बैंक की IOU, चेक भी कुछ वैसा ही है। बैंक आपको चेक नाम का एक पेपर देता है, इसको आप मनी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के ज़माने में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी है, आपके पास पेटीएम, भीम जैसी डिजिटल मनी है। तो ये विभिन्न रूप हैं जो कि मनी के हैं। अब ये मनी किस तरह से हमें प्रभावित करती है, इसको समझने की हमें ज़रूरत है। ये पैसा कैसे बनता है, इस पैसे को हम कैसे मेज़र करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पुराने ज़माने के मुकाबले आज GDP ग्रोथ ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि पुराने ज़माने में हम लिमिटेड मनी बना पाते थे, आज हम अनलिमिटेड मनी बना पाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की ही तरह, पर उतना ख़राब नहीं, हम मनी बनाते भी हैं और उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू को बरकरार भी रखते हैं। ये कैसे हुआ, ये समझने के लिए हम अगला वीडियो देखेंगे। पर हाल फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मनी जो है ये समाज में सप्लाई कौन करता है, ये मनी समाज में आती कहाँ से है और इस मनी को मेज़र कैसे करते हैं। इसको कहते हैं मनी सप्लाई। आप जानते हैं कि बाज़ार में जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ती है उसकी कीमत कम हो जाती है। अगर मंडी में हापुस ज़्यादा आएगा तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, और वैल्यू कम हो जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये जो मनी सप्लाई है ये पैसे की वैल्यू और पैसे की कीमत, जैसे अगर बाज़ार में हापुस ज़्यादा आए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपसे पैसा उधार लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, आपको ब्याज देता हूँ। तो ब्याज क्या हुआ, पैसे की कीमत। तो जब भी समाज में मनी सप्लाई बढ़ेगी ये पैसे की कीमत भी कम होगी, मतलब इंटरेस्ट रेट्स भी कम होगा। तो दोस्तों हम समझने का प्रयास कर रहे हैं इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इसको समझने के लिए मनी सप्लाई समझना बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।